दोस्तों आज हम नेशनल इनकम का लेक्चर नंबर 8 शुरू करेंगे और आज से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की बात करेंगे कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसा होता है। इसीलिए आज मैंने हेडिंग लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब आपको मालूम चल गया होगा। इससे पीछे के जो 7 लेक्चर है आप पहले अगर उसको कंप्लीट कर लेंगे तो ही आपको ये जो आज का लेक्चर है वो समझ में आएगा। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, मैंने इससे प्रीवियस ये वीडियो जितने भी हैं उनमें मैंने उनका मतलब बता दिए हैं। तो आज नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है हम उसकी बात करेंगे। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, सेकेंड है आपका इनकम मेथड एंड थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज के इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड पे हमारा फोकस रहेगा। वैल्यू एडेड मेथड का नाम से ही पता चल रहा होगा कि एडिशन एडेड मतलब किसी भी गुड्स या सर्विसेज में गुड्स में जो वैल्यू ऐड की जाती है, वैल्यू कितने की एडिशन हुई है, उस एडिशन की वैल्यू की हम बात करेंगे। सिंपल सा मतलब अगर मैं कहूँ कि वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस जैसे कि आप लोग ब्रेड यूज करते हैं, तो ब्रेड यूज करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो आपने कभी सोचा है कि वो ब्रेड एक्चुअल में बना कैसे, किस किस प्रोसेस से, कितने लोगों से होके वो आप तक पहुंचा है। तो हम यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोगों के थ्रू आप तक पहुंचा है। तो सबसे पहला वीट यानी कि जो आपका ब्रेड है वो ब्रेड बनने के लिए वीट की जरूरत होता है। तो शुरुआत होता है एक फार्मर से। तो एक फार्मर है जिसने एक वीट का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? वीट का। तो फार्मर के लिए जो आउटपुट है वो वीट है। तो वीट को उसने सेल कर दिया किसको? एक चक्की वाले को, जिसको हम मिलर कहते हैं। अब अगर फार्मर ने उस वीट को कितने में बेचा है? 1000 रुपये में। तो इसके लिए जो है आपका फार्मर के लिए, वो फार्मर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया? 1000 रुपीज हो गया वीट। अब ये फार्मर ने किसको बेच दिया है? मिलर को बेच दिया है। और मिलर के लिए जो ये वैल्यू ऑफ वीट है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 1000 रुपये। देखो यहां पे जो फार्मर है उसने प्राइमरी यानी कि फर्स्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि जो गेहूं है, वीट है, वो फार्मर ने ही प्रोड्यूस किया है। इसके लिए उस वीट का जो है वो इनपुट जो कॉस्ट होगी वो उसके लिए नील होगी, 0 होगी। बट जो उसने बेचा है गेहूं उसका प्राइस जो है वो 1000 रुपये है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसने मिलर को बेच दिया। मिलर को कितने में बेच दिया? 1000 में। तो इसके लिए जो कॉस्ट आ गया वो 1000 रुपये आ गया इनपुट का। अच्छा, मिलर चक्की वाला उसको गेहूं को किस में कन्वर्ट कर देगा? आटा में। और आटा में कन्वर्ट करने को यानी कि मिलर करता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोर। तो अब ये जो है मिलर उस फ्लोर को किसको बेच देगा? जो ब्रेड बनाने वाला है, बेकर जिसे कहते हैं। तो एक बात बताइए, 1000 में इसने खरीदा है तो क्या वो 1000 में बेच देगा? नहीं, कुछ उसमें वैल्यू ऐड होगा। तो देखो यानी कि फार्मर ने फर्स्ट टाइम जो बेचा है वो डायरेक्टली वैल्यू कितना ऐड किया है? 1000। उसके बाद मिलर ने 1000 में खरीदा, क्या 1000 में बेच देगा? नहीं, कुछ ज्यादा में बेचेगा। कितने में बेचा? 1200 में। तो यानी मिलर के लिए जो वीट है, जो उसने फ्लोर जो है आटा, उसने कितने में बेचा है? 1200 में। तो यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो मिलर के लिए कितना है? 1200 रुपये। मिलर ने बेकर को बेच दिया ब्रेड बनाने के लिए, तो कितने में बेचा? 1200 में। तो इस बेकर के लिए जो इनपुट की कॉस्ट आ गई, वैल्यू ऑफ इनपुट, वो कितनी हो गई? 1200 रुपये। और ये 1200 रुपये का सामान क्या 1200 में बेच देगा? नहीं, इस बेकर ने उसको ब्रेड में कन्वर्ट करके आटे को कंज्यूमर यानी आप लोगों तक, हम तक पहुंचाने का काम किया। तो कितने रुपए में उसने पहुंचाया? क्या 1200 में खरीदा 1200 में बेच देगा? ज्यादा में। कितने में? 1500 में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो बेकर के लिए कितना है? 1500 रुपये। तो कहने का मतलब ये कि फार्मर ने 1000 रुपये का सामान बेचा मिलर को, मिलर ने वही 1000 वाला सामान 1000 वाला 1200 में बेचा और यही 1200 रुपये वाला इसने 1500 में
कंज्यूमर तक पहुंचा। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, मेथड यानी कि कितना वैल्यू क्रिएट हुआ। हमने नेशनल इनकम का मतलब समझा था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है, तो हमें वो वैल्यू देखना है। तो या तो फाइनल वैल्यू देख लो कि आप लोगों ने जो कंज्यूम किए उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप लोगों ने जो कंज्यूम किए उसकी वैल्यू 1500 रुपये है। तो सीधा सीधा जो है वो नेशनल इनकम तुरंत छोटी सी भाषा में हम समझे तो 1500 रुपये कह सकते हैं। अभी इसका वाइडर टर्म है, हमने मतलब समझे थे अलग से, बट यहाँ पे सीधा सा अगर हम कहें तो 1500 रुपये है। बट ये 1500 रुपये या तो इसको कहते हैं नेट प्रोडक्ट मेथड, यानी कि नेट प्रोडक्ट मेथड या नेट प्रोडक्ट मेथड, यानी कि आपने एक्चुअल में कितने रुपए खर्च किए। या फिर वैल्यू एडिशन की मैं बात करूं तो वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है कि फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया, 1000। अब 1000 वाला चीज इसको मिलर को इसने बेच दिया कितने में, 1000 में। तो इसने 1000 किया, अब ये 1000 वाला कितने में बेचा, 1200 में। 200 रुपये का वैल्यू ऐड किया है, तो मैं वैल्यू एडेड, ये 1000, इसने कितना वैल्यू ऐड किया, 200 रुपये। अब बताओ 1200 में इसने किसको बेच दिया, बेकर को। बेकर ने 1200 वाला कितने में बेचा, 1200 रुपये वाला जो है 1500 में, 1200 वाला 1500 में बेच दिया। तो 1500 में बेच दिया, कितने का फायदा कह लो जो भी, इसने वैल्यू कितना ऐड किया, 300 रुपये। तो यानी कि एक जो सामान बना था वीट, वो कंज्यूमर तक पहुंचने में स्टार्टिंग वैल्यू 1000 रुपये था, पहुंचा आप लोगों तक 1500। तो ये जितने भी बीच के लोग हैं, इन लोगों ने कितना कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड किया है। फार्मर ने 1000 रुपये ऐड किया, मिलर ने 200 रुपये ऐड किया और बेकर ने 300 रुपये किया। तो अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं तो कितना आ जाएगा, तब भी आपका 1500 रुपये ही आएगा। तो यही है आपका वैल्यू एडेड मेथड। या तो आप सीधा सीधा फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू देख लीजिए, या फिर जितने लोग इसमें इंक्लूड है उन सभी ने अपनी तरफ से कितना वैल्यू ऐड किया, चाहे वो प्रॉफिट मार्जिन हो या जो भी हो, कितना वैल्यू ऐड किए, इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप मेरे नोट्स में आप देख लीजिए, आपने ये नोट्स बुक जो है वो डाउनलोड कर लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो मैं इसमें से पढ़ता हूं। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि ईच प्रोड्यूसर ने कितना कितना वैल्यू ऐड किया है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो ये वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट होगा, तो वैल्यू एडेड इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि इस मिलर ने ये जो 200 रुपये वैल्यू एडेड कैलकुलेट किया है, कैसे किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि मिलर ने क्या बेचा, बेकर को आटा बेचा, फ्लोर, तो फ्लोर उसके लिए आउटपुट हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसके लिए 1200 है, और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब मैंने बता दिया था कि उसने कोई सामान खरीदा है बेचने के पर्पज से। तो ये 1200 रुपये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और उस 1200 रुपये वाला सामान जो खरीदा था उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। या फिर वैल्यू ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है उसके लिए, 1000 रुपये। तो मैं 1000 रुपये वैल्यू ऑफ इनपुट कह लो या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो। तो इसका मतलब इसने 200 रुपये जो वैल्यू ऐड किया था वो यही। तो वैल्यू एडेड समझ में आ गया। ये ईच प्रोसेस मैंने सिर्फ और सिर्फ मिलर का लिया है। अगर मैं फार्मर का लूँ, बेकर का, सबके लिए ऐसे ही होगा फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी कि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये आपके लिए सेल्स का ही तो काम करता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट एक प्रकार से सेल ही है। फ्लोर यानी कि मिलर ने बेकर को क्या बेचा है, आटा बेचा है, तो आटा तो एक प्रकार से सेल है ना, तो सेल, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक प्लस क्यों है, एक बात बताइए कि कई बार ऐसा होता है पूरे एक साल में कि जितना सामान उसने बनाया है, क्या वो सारा का सारा जरूरी है कि बिक जाए, नहीं, कुछ रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। तो अनसोल्ड स्टॉक में कितना एडिशन हुआ है वो देखा जाता है। एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब ये कि हर साल सिर्फ एक नहीं होता है,
हर एक साल खत्म होता है, दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा साल। जैसे मैं कहूँ अगर सपोज अभी 2022 है, फिर 2023 आएगा, 24 आएगा, तो मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ 1 जनवरी 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी को पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा होगा, 31 दिसंबर को फिर बच जाएगा। तो 31 दिसंबर के डेट में सपोज कि मान के चलो 2000 रुपये का सामान है, 2000 रुपये का है एट द एंड क्लोजिंग, और साल के स्टार्टिंग में आपके पास 500 रुपये का सामान था, तो 500 रुपये का साल के स्टार्टिंग में था, तो आप ही बताइए कि 2000 रुपये इस साल के एंड में जो बिका नहीं वो रह गया, और जब साल शुरू हुआ था तो पिछले साल का बना हुआ जो 500 रुपये का सामान रह गया था, ओपनिंग स्टॉक जिसे कहते हैं। तो इस साल आपने स्टॉक में कितना एडिशन किए जो बिक गया, यानी कि हमें तो ये देखना है कि इस साल हमने कितना सामान बनाया, कितने रुपए की वैल्यू का सामान हमने बनाया इस साल। तो इस साल अगर हमने कितना बनाया है तो दो रास्ते से पता चलेगा, एक तो हमने कितने रुपए का सामान बेचा, और दूसरा वो सामान जो बिका नहीं बट अनसोल्ड स्टॉक में रह गया, तो अनसोल्ड में भी बनाया तो इसी साल ना, तो कैसे पता चलेगा कि इस साल बनाया। तो 500 रुपये का पिछले साल का स्टॉक बना हुआ था, इस साल हमने 2000 का बना हुआ रह गया, तो मतलब 2000 इस साल के एंड का है, 500 पिछले साल का है, तो इस साल आपने जो बनाया और वो रह गया अनसोल्ड स्टॉक में, उसकी वैल्यू कितनी है, 1500 रुपये। तो इसे कहते हैं चेंज इन स्टॉक। क्या कहते हैं इसको, चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक वर्ड यूज किया है, इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। कई बार जो है ओपनिंग ज्यादा होता है, क्लोजिंग कम होता है, तो माइनस में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वैल्यू एडेड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और ये आपका वैल्यू एडेड, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब सवाल है नेशनल इनकम पे। तो नेशनल इनकम पे हमें पहुंचने के लिए हमें जीडीपी सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू एडिशन का मतलब हमने सीखा, ये वैल्यू एडेड, इस वैल्यू एडेड को ही हम कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी। एक इकोनॉमी में टोटल 3 सेक्टर होते हैं, यानी कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की बात किया था मैंने, हर पर्सन कितने कितने वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैसे इकोनॉमी में 3 सेक्टर है। तो 3 सेक्टर में लोग काम करते हैं, तो तीनों सेक्टर का अगर सम कर देंगे तो वो जीडीपी बन जाएगा। मतलब कि तीनों सेक्टर ने मिलके टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए उसमें कितना वैल्यू ऐड किए हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन किया है ये एट मार्केट प्राइस ही है, यानी कि क्वेश्चन हमेशा साइलेंट रहेगा। तो जब भी वैल्यू एडेड मेथड का अगर यूज करते हैं तो ये वैल्यू एडेड से जो भी कैलकुलेशन पे आएगा वो इसका मतलब जीडीपी एट एमपी ही आएगा। तो ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर के अगर हम ऐड कर देते हैं कि इन तीनों ने कितना, प्राइमरी ने कितना वैल्यू ऐड किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने टोटल कितना वैल्यू एडिशन किया है, टर्शरी सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है। वैल्यू एडिशन का मतलब अभी मैंने बता दिया। तो तीनों ने मिलकर टोटल वैल्यू कितना ऐड किया है, उसी को कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, यानी जीडीपी एट एमपी। तो ये इसका मतलब तो समझ में आ गया दोस्तों। जब हम ग्रोस ये वैल्यू एडेड मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो सावधानियां क्या है, यानी कि क्या क्या हम इस समय हम यूज करें और क्या क्या यूज ना करें, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं, आप मेरे बुक्स में नोट्स में देख सकते हैं। तो प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, फर्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू देखनी है तो या तो फाइनल गुड्स की वैल्यू देख लो, या फिर अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो कंसीडर नहीं करते। इसीलिए तो हमने माइनस किया था कि जब भी वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड एज दे वर इंक्लूडेड इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस्ड।
हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज और ऑन सेल और परचेज ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड। यानी जब हम सेकेंड हैंड गुड्स या सर्विसेज की यहाँ पे गुड्स की बात करते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, सेकेंड हैंड आपने कोई चीज़ खरीदा या सेकेंड हैंड चीज़ आपने बेचा है, तो उसको इस मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब वो पहली बार बेचा गया होगा तो वो वैल्यू इंक्लूड कर लिया गया होगा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट में उस साल। तो जब एक साल ऑलरेडी एक प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर दिया गया है, तो दूसरे साल उसको अगर कोई पर्सन दूसरे को बेच रहा है तो वो वैल्यू एडिशन नहीं है। सेकेंड हैंड कोई भी गुड्स बेची जाती है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। हाँ, अगर इस सेकेंड हैंड चीज को बेचने से अगर उस पर कुछ कमीशन देना पड़ा है कोई ब्रोकर को, ब्रोकर होता है ना कि भाई मुझे ये चीज दिला दो तो मैं आपको इतना कमीशन दे दूंगा, अगर आपने कमीशन कुछ पे किए हो तो वो कमीशन का अमाउंट सिर्फ इंक्लूड होगा इस साल में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, अगर आपने कोई खुद की सर्विस दिए है, जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर अपने फैमिली मेंबर को ही ट्रीट करता है, अपने मम्मी पापा का ही इलाज करता है, तो वो डॉक्टर अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर को सर्विस दे रहा है या खुद ही सर्विस ले रहा है, तो वो सर्विस जो है यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अगर वही गुड्स जो है, गुड्स सर्विस की बात करूं, डॉक्टर ने अपने फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट किया, इलाज किया है, तो वो तो कंसीडर नहीं करेंगे। बट अगर वो एक इंसान हाउस होल्ड जो है, एक फार्मर जो है, वो अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स यूज करता है, तो गुड्स की वैल्यू को लेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू। सपोज एक फार्मर है, एक फार्मर ने राइस का प्रोडक्शन किया, अब वो राइस का प्रोडक्शन किया तो सारा का सारा तो नहीं बेच देगा, कुछ अपने लिए रख लेता है ना, अपने फैमिली में कंजम्पशन पर्पस के लिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है, वो भी तो खाएगा पिएगा तभी तो जिंदा रहेगा, तो अपने कंजम्पशन के लिए कुछ रख लेता है। तो जो वैल्यू कुछ रख लेता है ना, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी यानी मार्केट वैल्यू जो होगी वो कंसीडर किया जाएगा कैलकुलेशन में, बट सर्विस को नहीं, याद रखना। क्योंकि वो भी हमने जब नेशनल इनकम की बात किया था कि एक इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, तो प्रोड्यूस हुआ है चाहे खुद कंजम्पशन के लिए या फिर बेचने, तो बेचने वाला तो यहाँ आ जाएगा, और जो खुद से कंजम्पशन किया है वो भी यहाँ पे आएगा, उसको एस्टिमेटेड वैल्यू बोलेंगे, इंप्यूटेड वैल्यू भी कह सकते हो। नेक्स्ट है इंप्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अगर आपका खुद का घर है, आप अपने घर में कोई बिजनेस करते हो, ठीक है ना, तो उस घर के जो बिजनेस या घर में रहते हो, तो रहने का जो एक रेंट, एस्टिमेटेड रेंट है ना, वो रेंट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि एस्टिमेटेड खर्चा, यानी कि जो भी इंप्यूटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू कह लो कि यहाँ पे रेंट कंसीडर किया जाता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बता दिया था कि चेंज इन स्टॉक जो अभी कैपिटल यानी कि चेंज इन गुड्स ऐड करते हैं। हाँ जी, अब है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब आता है? डबल काउंटिंग refers to counting of the value of same product more than once while passing through various stage of production। यानी कि एक ही गुड्स को जब कई प्रोसेस से होके गुजरता है, जैसे मैंने अभी बताया था वीट, गेहूं से आटा, आटा से फिर ब्रेड से कंज्यूमर तक पहुंचा, तो उसी में कई बार जो होता है कि दो बार वैल्यू ऐड कर दिया जाता है, तो उससे हमें बचना है। हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी जो हमने बात किया कि डबल काउंटिंग जो हो जाता है कई बार, उससे कैसे बचे? तो या तो फाइनल आउटपुट मेथड, यानी कि सीधा फाइनल आउटपुट को लो कि फाइनल जो कंज्यूमर को हमने जो पहुंचाया, कंज्यूमर को जो सेल किया है, उसकी वैल्यू सीधा ले लो, या फिर दूसरा वैल्यू एडेड मेथड जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वैल्यू एडेड मेथड का मतलब समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू एडेड का सिंपल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये जो आया है इसी को जीडीपी एट एमपी। अगर क्वेश्चन में आपके 3 सेक्टर का अलग अलग दे रखा है, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी, तो तीनों का ऐड कर दो वैल्यू एडेड, और जो तीनों का नेट वैल्यू ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा वो आपका जीडीपी। यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी। ये यानी वैल्यू एडेड सिर्फ बोलो, या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी बोलो, या फिर जीडीपी एट एमपी बोलो, तीनों का मतलब सेम है। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सम्स करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।